मीजल्स, मम्प्स और रूबेला जो वैक्सीन लगाई जाती है एमएमआर की, तो कृपया करके ध्यान रखें कि बचपन में ही जो 15 या 18 महीने की उम्र में एमएमआर का टीका लगाया जाता है, ये हमारे लड़कों को जरूर लगवाया जाए ताकि इनको आगे चल के मम्प्स इन्फेक्शन के कारण जो है शुक्राणुहीनता की प्रॉब्लम ना हो। शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। तो इसका मतलब यह रहा कि पेरेंट्स को अपने बच्चों का चेकअप जो है लगातार करवाते रहना चाहिए, यानी कि डॉक्टरी जांच जो है समय समय पर होनी चाहिए ताकि कोई आगे जाकर कोई बड़ी समस्या ना पैदा हो। तो डॉक्टर साहिबा, हम आगे यह जानना चाहेंगे कि जो महिलाएं हैं मिसकैरेज का शिकार हो जाती हैं, उनका इलाज किस तरह से संभव है, क्या इनका इलाज किया जा सकता है? जी हाँ मीनाक्षी, हमारे समाज में एक अहम वर्ग उन लोगों का है जिनमें बार बार मिसकैरेजेस हो जाते हैं, यानी कि 1, 2, 3, और जिन पेशेंट्स में 3 बार से ज्यादा मिसकैरेज या गर्भपात किसी भी अवस्था में बार बार हो जाता है या बच्चा अंदर पनप नहीं पाता, प्रफुल्लित नहीं हो पाता, तो इन मरीजों को हम लोग रिकरेंट प्रेगनेंसी लॉस या रिकरेंट मिसकैरेज का पेशेंट का लेबल दे देते हैं अगर 3 बार से ज्यादा ऐसा हो जाए। और मैं ये मानती हूँ कि आजकल के युग में जबकि साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है, हमें इवन अपनी बेटियों का के लिए ये इंतजार नहीं करना चाहिए कि 3 बार या 4 बार प्रेगनेंसी लॉस हो तो हम डॉक्टर के पास ले जाएं। अगर किसी भी वजह से बार बार गर्भपात की शिकायत होती है तो इसका अर्ली इलाज, अर्ली डिटेक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स और बड़े ही कारगर और अच्छे तरीके से इन लोगों को एक हेल्दी संतान की प्राप्ति पॉसिबल है और बहुत ही अच्छे तरीके से इनका इलाज हो सकता है। डॉक्टर साहिबा, कुछ लोग होते हैं कि वो डॉक्टर के पास ना जाकर दाई वगैरह का सहारा लेते हैं, जैसे कि सोचते हैं कि इन द्वारा भी हम अपने स्वास्थ्य की जांच करा सकते हैं और इनसे भी हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। जी हाँ मीनाक्षी, न केवल दाई बल्कि बहुत से लोग झाड़ फूंक के चक्कर में हैं आजकल। मैं ये कहूंगी कि कृपया करके अपने जीवन की घड़ियों को बर्बाद ना होने दीजिए। किसी भी अच्छे स्पेशलिस्ट के पास जाकर अपने जो भी रेलेवेंट टेस्ट हैं या जो भी जांच है वो करवाइए, डॉक्टर से बात करिए, पूछिए कि डॉक्टर साहब ऐसा क्यों हो रहा है और हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि इस अवस्था को होने से हम बचा सकते हैं। मेरा ये मानना है कि दुनिया में 70 से 80% हम लोग एक अच्छी डिस्कशन द्वारा या एक अवेयरनेस के द्वारा हम एक तरह से कंट्रोल महसूस करते हैं कि हाँ अब हमें मालूम है ऐसा क्यों हो रहा है और हम इस दिशा में इफेक्टिव उपाय ले सकते हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर साहिबा, जैसे कि आपने बताया कि हम अगर अच्छे डॉक्टर के पास जाएं तो हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं और जिस तरह से डॉक्टरी जांच करवाई जाए समय समय पर तो यह हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होती है। डॉक्टर साहिबा, जो मिसकैरेज है इसका रीज़न क्या है, इसका कारण क्या है जिस वजह से बार बार मिसकैरेज की जो समस्या सामने आती है? जी हाँ मीनाक्षी, जिस कंडीशन को हम रिकरेंट मिसकैरेज कहते हैं, इसके डिफरेंट कोई भी कारण हो सकता है और मैं कुछ कारणों को टच करना चाहूंगी। इनमें से जो बहुत कॉमन कारण है वो है ओबेसिटी। ओबेसिटी मीन्स वजन का ज्यादा होना और ज्यादा वजन की वजह से हार्मोनल अपसेट होना और हार्मोनल अपसेट की वजह से पॉलीसिस्टिक ओवरी का होना। और ये जो हार्मोनल कारण है ये बड़ी ही आसानी से इनकी देखभाल की जा सकती है, हार्मोनल सप्लीमेंटेशन दी जा सकती है और इन मरीजों को बताया जा सकता है कि इनफैक्ट जिस चीज को आप महीना समझ रहे हैं या पीरियड या माहवारी समझ रहे हैं ये एक्चुअली आपका एक अनडायग्नोज मिसकैरेज हो सकता है। और किस तरह से उनको हार्मोनल सप्लीमेंटेशन से, या पहली बात तो यह है कि उनको ये बताया जाए कि प्रेगनेंसी से पहले वेट लॉस बहुत ही अच्छा उपाय है, बट जब ये प्रेग्नेंट होते हैं तो उस वक्त कुछ दवाइयां इन पेशेंट्स की मदद कर सकती हैं बहुत ही इफेक्टिव तरीके से। और इसके अलावा एक बहुत ही कॉमन जो कारण है वो है इन्फेक्शंस या कीटाणुओं का संक्रमण या हनीमून एक्वायर्ड इन्फेक्शंस जो कि धीरे धीरे घोंसला बना लेती हैं या क्रॉनिक हो जाती हैं। और ये कीटाणुओं के संक्रमण के कारण हमें बार बार यूरिन इन्फेक्शंस होना, बार बार प्रीमेच्योर डिलीवरीज होना, मेम्ब्रेन का रप्चर होना और वो पानी का गुब्बारा फट जाना और इनफैक्ट प्लेसेंटा का या ऑल का बच्चेदानी से अलग होकर बार बार माँ को ब्लीडिंग होना या इस तरह के पेशेंट्स का होना जिसमें बार बार ब्लीडिंग की वजह से हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही ब्लीडिंग ज्यादा होने की वजह से पेशेंट की जान को खतरा पैदा हो जाए।
तो इन सबको बचाया जा सकता है। और कीटाणुओं का जो संक्रमण है, इसका सबसे पहला कारगर उपाय है समाज से दूर करना, पेशेंट्स को एजुकेट करना कि किस तरह से वो बचें कीटाणुओं के संक्रमण से। और जिन पेशेंट्स को क्रॉनिक कीटाणु संक्रमण की प्रॉब्लम है, उनको हम आजकल हम ये कहते हैं अपने पेशेंट्स को कि आजकल कीटाणु भी बहुत चालाक हो गए। आजकल सिंपल दवाइयां काम नहीं करती, हमें बार बार कल्चर सेंसिटिविटी करके ये टेस्ट करना पड़ता है कि कौन सी दवाई काम करेगी। और अगर 25 में से जो एक दवाई निकलती है कि हाँ ये काम करेगी, उस दवाई का किस तरीके से सेवन किया जाए कि वो जो कीटाणु है वो दूर हो जाए। और कई पेशेंट्स में इनका रेगुलरली कल्चर सेंसिटिविटी करके हमें इनका इलाज करना पड़ता है ताकि ये पेशेंट्स मुक्त हो जाए। और वो द्वार बंद करने की जो विधि है वो भी सिखानी पड़ती है ताकि बार बार उनको ये जो सर्कल है ये चलता ना जाए। और इसके अलावा मीनाक्षी, कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनमें जो शरीर में कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है जैसे एंटीफॉस्फोलिपिड एंटीबॉडी, एंटीकार्डियोलिपिड एंटीबॉडी या ल्यूपस एंटीकोएगुलेंट एंड थ्रोम्बोफिलिया जो सिंड्रोम है, जिसमें जो हमारी माइक्रो वेसल्स हैं, जो हमारे सर के बाल से भी 1000 गुना पतली वेसल्स हैं जो बच्चे को खून की सप्लाई करती हैं। और अगर इन माइक्रो वेसल्स में जो ब्लड है वो क्लॉट हो जाए, यानी कि जो खून जम जाए, तो वो आगे नहीं चल पाता और एक पर्टिकुलर टाइम के बाद बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है या बच्चा प्रफुल्लित नहीं हो पाता अंदर। तो ऐसे कंडीशंस में ऑलमोस्ट 90 to 95% केसेस में ऐसी दवाइयां भी काम कर जाती हैं पेशेंट्स के इम्यूनो बूस्टर लाइफस्टाइल के अलावा। इम्यूनो बूस्टर मीन्स भगवान का नाम लेना, खाना अच्छा खाना, पानी ज्यादा पीना, जिसमें खून, इस तरह की दवाइयां जिससे खून पतला रहे और खून में नाड़ियों की गति चलती रहे, चाहे वो दवाइयों की फॉर्म में हो चाहे वो इंजेक्शंस की फॉर्म में हो। और इस कंडीशन का इलाज भी बहुत ही इफेक्टिव तरीके से पॉसिबल है। और इसके अलावा हमारे देश में हम अक्सर ये कहा करते हैं, मजाक किया करते हैं कि एक ही बीमारी है हमारे देश में, ट्यूबरकुलोसिस, और ये जो जीता वही सिकंदर की कहानी है। अगर हम अच्छा खाना खाएंगे, अच्छे कर्म करेंगे, खूब भगवान का नाम लेंगे, अच्छा रेस्ट करेंगे, अच्छा प्ले करेंगे, तो हमारी बीमारियों से लड़ने की ताकत अच्छी रहेगी और हम ये जो टीबी का बैक्टीरिया है इसको मात दे सकेंगे और अपने जीवन में होने वाली घातक जो इसके इफेक्ट्स हैं टीबी के, उससे बचा सकेंगे। ट्यूबरकुलोसिस एक बहुत ही कॉमन है हमारे देश में, लेकिन ऑलमोस्ट केवल इन सब पेशेंट्स में जो जिनको बार बार गर्भपात हो जाते हैं, इसमें सिर्फ ऑलमोस्ट केवल 5% पॉपुलेशन ऐसी है जिनको एक्चुअली इन दवाइयों की जरूरत पड़ती है, 3 to 5% आई वुड से। और ज्यादातर लोगों को टीबी की दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती है। जरूरत है तो इस बात की कि किस तरह से अपनी फार्मेसी को एक्टिव किया जाए, जो भगवान ने हमें दवाइयां बनाने की शक्ति दी है, ताकि सिंपल इलाज से ज्यादातर लोगों का एक अच्छा हल और एक अच्छा सुखद मातृत्व की प्राप्ति हो सके। शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। तो देखा कि किस तरह से आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं, और साथ ही डॉक्टर साहिबा ने बताया कि जिस तरह से अनएजुकेटेड जो डॉक्टर्स होते हैं उनके पास ना जाकर एक अच्छे डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज कराएं, तो इस तरह की समस्या से हम निजात पा सकते हैं। डॉक्टर साहिबा, ऐसा भी है कि जिस तरह से देखा जाता है कि बाहर के देशों में इस तरह की समस्याएं नहीं होती और अपने देश में इस तरह की समस्याएं ज़्यादा पैदा होती है, ऐसा कुछ फर्क है कि वहाँ की डाइट में किस तरह का फर्क होता है या इंडियन डाइट कुछ अलग होती है? नहीं मीनाक्षी, मैं आपको थोड़ा करेक्ट करना चाहूंगी इस मामले में, बिकॉज बाहर के मुल्कों में भी रिपीटेड मिसकैरेजेस या रिकरेंट मिसकैरेजेस बहुत कॉमन है। बाहर के मुल्कों में जो प्रिवेंटिव मेडिसिन है वो ज्यादा तेज है, यानी कि बचाव की दवाई। आज बहुत से मुल्कों में, वेस्टर्न कंट्रीज में लोग जागरूक हो चुके हैं कि वो, व्हेन आई वाज प्रैक्टिसिंग इन इंग्लैंड, आई रिमेंबर कि मेरी ओपीडी में लोग आके कहा करते थे कि वी आर परफेक्टली फाइन एंड फिट, हम बिल्कुल ठीक ठाक हैं, हमें आप सिर्फ ये बात बताइए कि आगे क्या करना है, किस तरह से, अब आपके पास क्या नई नॉलेज आई है कि किस तरह से हम बीमारियों से अपने आप को बचा सकते हैं। हम सिर्फ वो, दे यूज टू कम एज ए पार्ट ऑफ प्रिवेंटिव मेडिसिन, यू नो, प्रिवेंटिव पेशेंट्स की, हाँ हमें बचाना है तो आपको जो अल्ट्रासाउंड करना है, जो पैप्समियर टेस्ट करना है, जो भी आपको करना है आप कर लीजिए। कल को हमें ये ना पता चले कि अगर आपने 4 साल पहले कोई जांच कराई होती तो आपको इस कैंसर से बचा लेते। लेकिन जो दोबारा गर्भपात वाली बातें हैं, इस तरह की जो तकलीफें हैं, ये उस मुल्क में भी इतनी ही हैं। सिर्फ फर्क ये है कि क्योंकि उस देश में जो चेकअप्स हैं बच्चों के वो ज्यादा हैं
और जिन लोगों को तकलीफें होती हैं वो लोग जल्दी डॉक्टर के पास पहुंचते हैं, क्योंकि इसी रिपीटेड मिसकैरेजेस या बार बार गर्भपात के संदर्भ में मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी कि इनमें से कुछ कुछ परसेंटेज ऐसे पेशेंट्स की है जिनकी बच्चेदानी के अंदर या गर्भाशय के अंदर कोई ट्यूमर है, कोई फाइब्रॉइड है, कोई सेप्टम है, कोई एडिशंस हैं, कोई ऐसी चीजें हैं जिनको अगर हम करेक्ट कर दें बच्चेदानी के अंदर दूरबीन डाल के, तो ये जो है ये सुखद मातृत्व को एक सुखद जीवन की प्राप्ति ये लोग कर सकते हैं, क्योंकि चेकअप ज्यादा है, मशीनरी ज्यादा है और पेशेंट्स सब लोग एक्चुअली इंश्योर्ड हैं। मैं ये भी आप सबके पास मैसेज पहुंचाना चाहूंगी कि ज्यादातर जो गांव के पेशेंट हमारे पास आते हैं उनको ये नॉलेज नहीं है कि आजकल हम लोगों का जीवन बहुत सुखद बन सकता है अगर हम इंश्योरेंस करवा लें। जो बीमा है वो सेहत का बीमा करवाए कि हाँ, अगर हमारे को कल को कोई भी सेहत से संबंधित दिक्कत होती है तो कुछ ऐसा हो जाए कि हमारा खर्चा हम ना करके इंश्योरेंस कंपनी करे, और बचाव के लिए ही हम इंश्योरेंस कंपनी को हर 1 साल बाद या 2 साल बाद हम कुछ अमाउंट पे करें, ताकि हमारा जो जीवन है वो टेंशन से रहित हो कि हाँ, कल को हमें अपने इलाज के लिए पैसे खर्च करने की चिंता ना हो। डॉक्टर साहिबा, हम यह जानना चाहेंगे कि बच्चेदानी के मुंह के कैंसर को किस तरह से बचाया जा सकता है या कम किया जा सकता है? जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है ये हम रेगुलर पैप स्मीयर स्क्रीनिंग से, यानी कि एक टेस्ट जो पेप्सिकोला से आप पैप याद रख सकते हैं, तो रेगुलर पैप स्मीयर टेस्टिंग से जो हमारे देश में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला कैंसर है, जिसको हम बच्चेदानी के मुंह का कैंसर कहते हैं या सर्वाइकल कैंसर कहते हैं, इस कैंसर से बचा जा सकता है, बहुत ही इफेक्टिव तरीके से बचा जा सकता है। और जब भी हमारे पास ये पेशेंट्स आते हैं हम उनको ये कह देते हैं कि काश आप हमारे पास 5, 10 या 15 साल पहले आए होते तो उसी वक्त हमने आपको आगाह कर दिया होता या इसकी कोई ट्रीटमेंट कर दी होती, ताकि आपकी ये हालत ना हुई होती। और इसके बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आजकल 13, 14, 15, 16 वर्ष की उम्र से ही हमारी बच्चियों को 3 वैक्सीनेशन की डोजेस दी जा सकती हैं, यानी 0, 1 एंड 6 मंथ्स पे। और ये जो बचाव का टीका है ये लगवा के हमारी जो बच्चियां हैं वो बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बच सकती हैं। और पैप्समियर यानी कि बच्चेदानी के मुंह के पानी का टेस्ट 20, 22, 23, इनफैक्ट जब से लड़की की शादी होती है, शादी की उम्र से लेकर और 65 साल की उम्र तक अगर ये टेस्ट हर 2 साल बाद करवाया जाए, और 40 की उम्र से लेकर 65 तक अगर हर साल करवाया जाए, जो कि सरकारी हॉस्पिटल में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हो जाता है ये टेस्ट, अगर ये टेस्ट रेगुलरली करवाया जाए और समय पे इलाज करवा लिया जाए तो हम बच्चेदानी के मुंह के कैंसर से बहुत ही इफेक्टिव तरीके से बच सकते हैं। लेकिन ये बात याद रखें कि हमारे समाज में बहुत सी हिस्टेक्टमीज, यानी कि जो बच्चेदानी का निकालना या गर्भाशय का निकाल देना, इस प्रकार के जो ऑपरेशंस हैं, इस तरह के ऑपरेशंस बिल्कुल भी अननेसेसरी ना किए जाएं, बिकॉज बच्चेदानी या गर्भाशय को जब निकाल दिया जाता है तो किसी भी औरत को समय से 7 साल पहले अंडेदानी काम करना बंद हो सकती है, उसको समय से पहले बुढ़ापा आ सकता है। इसलिए अगर किसी भी कारण से आपको हिस्टेक्टमी की जरूरत पड़ती है तो अपने डॉक्टर से जरूर डिस्कस कीजिए कि इस प्रकार से ये काम हो कि आपकी अंडेदानी की जो खून की सप्लाई है या वास्कुलरिटी है वो अफेक्ट ना हो और हम लोग प्रीमेच्योर मेनोपॉज यानी कि समय से पहले बुढ़ापा के शिकार ना बने। शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। डॉक्टर साहिबा, ऐसा होता है कि बहुत सी महिलाएं होती है जो कि लोग गांव में रहती हैं, महिलाओं को जब प्रेग्नेंट होती हैं तो उन्हें बार बार जो है ब्लीडिंग होती रहती है, तो उसमें वो किस तरह से अपना इलाज, क्योंकि यह होता है कि वो शहर में एक अच्छे डॉक्टर के पास उस टाइम नहीं आ पाती, तो वो किस तरह से वहाँ पर अपना इलाज करा सकती है? देखिए, मैं सिर्फ यही समाज के हर वर्ग को ये मैसेज देना चाहूंगी मीनाक्षी कि इट इज़ वेरी सैड, ये एक बहुत ही दर्दनाक कहानी है कि बहुत सी महिलाएं आधी रात को शहर में गांव से रेफर की जाती हैं, ऐसी कंडीशन में जबकि उसको 8.5 महीने की प्रेगनेंसी है, लेकिन उसको इतनी तेजी से रक्तस्राव चल रहा है, इतनी तेजी से ब्लीडिंग चल रही है कि या तो औरत की जान ना बचने का आलम है या बच्चे की जान ना बचने का आलम है। और ऐसी कंडीशन को देखते हुए कोई भी डॉक्टर
अपने सर पे रिस्क ना लेते हुए इमीडिएटली ऐसे पेशेंट्स को पीजीआई या बड़ी इंस्टीट्यूशन में जब रेफर करते हैं, इनमें से एक बहुत बड़ी परसेंटेज है जिसमें बड़ी हॉस्पिटल में पहुंचने से पहले ही इन मरीजों की मौत हो जाती है। और ये ऐसी दर्दनाक मौतें हैं जिनके लिए हमारा सारा समाज रिस्पॉन्सिबल है, हमारा सिस्टम रिस्पॉन्सिबल है, बिकॉज वी डोंट वांट टू टेक रिस्की केसेस। सो ऐसे इसलिए समाज के हर वर्ग में ये मैसेज पहुंचाना बहुत जरूरी है कि जितने भी पेशेंट्स प्रेगनेंसी के दौरान रक्तस्राव का शिकार बनते हैं, इनमें से 80 to 90% लोग ऐसे हैं जिनको 4, 5, 6 महीने से ही कभी कभी रक्तस्राव हो जाया करता है और कुछ ना कुछ काम चलाऊ दवाई से इसको दबा दिया जाता है और 6 महीने और 8.5 के बीच में रेगुलर बीच बीच में रक्तस्राव चलता है, लेकिन इसकी ओर कभी सीरियसली ध्यान नहीं दिया जाता या छोटी मोटी दवाई दे दी जाती है। और इस दौरान भी पेशेंट केवल गांव के डॉक्टर या गांव की दाई या छोटे मोटे डॉक्टर जिसके पास बहुत बड़ी फैसिलिटीज ना हो समझने की या इलाज करने की, उनके पास इलाज करवाते रहते हैं। मैं ये कहूंगी कि यदि इस प्रकार के पेशेंट पहले से ही किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ कांटेक्ट रखते हैं, चाहे प्रेगनेंसी में 2, 3, 4 बार ही आ जाते हैं, तो इस तरह का कांटेक्ट रखने से और उनकी सारी बातों को पूरी आज्ञापूर्ण मानने से हम अपने जीवन को बचा सकते हैं और अपने साथ होने वाले बहुत सी ट्रेजेडीज को हम बचा सकते हैं, ताकि आधी रात को डॉक्टर हमें पहचाने भी और जो भी हमारे को इलाज की जरूरत है वो हमें मिल सके, ताकि हम अपनी जान से हाथ ना धो बैठे। यानी कि महिलाओं को जो है प्रेगनेंसी के दौरान डॉक्टरी जांच समय समय पर जरूर करानी चाहिए ताकि उसे इस तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े। तो डॉक्टर साहिबा, जैसे कि कहीं जो महिलाओं की जो ट्यूब ब्लॉक हो जाती है तो उसका इलाज किस तरह से किया जा सकता है? मीनाक्षी, हमारे पास एक बहुत ही अहम वर्ग है जो जिनके एक बच्चा हो चुका है पहले और उसके बाद वो उनकी ट्यूब्स बंद हो गई और दूसरे बच्चे के लिए किसी को 9, 10, 12, 15 साल इंतजार करना पड़ा। और ये दूसरे बच्चे की इच्छा भी कई कई फैमिलीज में इतनी प्रबल रहती है कि ये परिवार किसी भी हद तक जाने को तैयार होते हैं ट्रीटमेंट में, ताकि उन्हें दूसरे बच्चे की और एक भरे पूरे परिवार की प्राप्ति हो सके। और इसके लिए मैं कुछ चीजों को हाईलाइट करना चाहूंगी कि हमारे समाज का वो वर्ग जिनमें बार बार मिस्ड अबॉर्शन होते हैं किसी वजह से, यानी कि बार बार बच्चा गर्भ के अंदर प्रफुल्लित नहीं हो पा रहा है, अगर आपको किसी वजह से बच्चे के अंदर धड़कन रुक चुकी है तो कृपया करके इस कंडीशन को लंबा मत खींचिएगा। यानी कि डॉक्टर जो आपके लिए क्रिस्प डायग्नोसिस बना दे कि ठीक है बच्चे की धड़कन रुक चुकी है, आप ज्यादा से ज्यादा 7 दिन या 10 दिन का इंतजार करके, खासकर जब प्रेगनेंसी 6 या 7 हफ्ते से ऊपर हो, क्योंकि आजकल 6 हफ्ते की प्रेगनेंसी में हमें छोटी सी धड़कन नजर आ जाती है, तो अगर ज्यादा से ज्यादा 10 दिन की इंतजार कीजिए और उसके बाद भी अगर इस इंटरवल में बच्चे की धड़कन नहीं आती है, किसी अच्छे से अच्छे डॉक्टर से डायग्नोसिस करवा लें। लेकिन इसको लंबा खींचने से, यानी 3, 4, 5 हफ्ते खींचे रहने से कि शायद इसकी धड़कन आ जाए, ये हमारे लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। क्योंकि ऐसा करने से कई बार जिस बीमारी की वजह से मिस्ड अबॉर्शन हुआ वो बीमारी ट्यूब्स में प्रवेश कर जाती है। कई बार हम लोग इन्फेक्शंस या कीटाणुओं का संक्रमण हो जाता है मरे हुए बच्चे के बीच में और वही कीटाणु ट्यूब्स को ब्लॉक कर देते हैं और यही प्रोडक्ट्स इतने ज्यादा चिपक जाते हैं बच्चेदानी के साथ कि डॉक्टर जब आपकी डीएनसी करते हैं या दवाई खिलाते हैं या दवाई से सब कुछ गर्भाशय को खाली करने की दवाई दी जाती है, हर तरह के प्रयास के बावजूद भी, डीएनसी के बावजूद भी कुछ प्रोडक्ट्स चिपके हुए रह जाते हैं जो अगर अल्ट्रासाउंड से डीएनसी के बाद में चेक ना किए जाए हर केस में, तो इनके ऊपर फिर से कीटाणुओं का संक्रमण होता है और इस तरह इंसान की ट्यूब्स इस कदर ब्लॉक हो जाती हैं कि ना चाहते हुए भी इस तरह के दंपतियों को बाद में टेस्ट ट्यूब बेबी जैसी विधियों का इस्तेमाल, परिवार का बहुत अधिक खर्चा जिसकी जरूरत नहीं है और कई बार इसमें कामयाबी या नाकामयाबी खासकर मिलने का शिकार बनना पड़ता है। तो डॉक्टर साहिबा, जैसा कि आपने बताया कि किस तरह से ट्यूब ब्लॉक हो जाती हैं, तो इनका इलाज किस तरह से संभव किया जा सकता है? जी हाँ, आजकल मीनाक्षी, जब किसी पेशेंट की ट्यूब ब्लॉक होती है तो आमतौर पे ये कह दिया जाता है कि इन पेशेंट्स को टेस्ट ट्यूब बेबी की ही जरूरत है, क्योंकि एक बार ट्यूब बंद हो गई तो वो जिंदगी में कभी भी काम नहीं करेगी। ये बात मोटे तौर पे सही है,
लेकिन इसमें से एक बहुत सा परसेंटेज ऐसे पेशेंट्स की है जिनको कॉर्नियल ब्लॉक है या जिसमें माइल्ड एडिशंस हैं ट्यूब में या कुछ इस तरह के ब्लॉक्स हैं जो अगर खुल जाए तो पेशेंट्स को बहुत ही कामयाबी से कारगर तरीके से प्रेगनेंसी हो जाती है। बच्चेदानी के अंदर दूरबीन डाल के ऐसे बहुत ही अच्छी टेक्निक्स आजकल अवेलेबल है जिसके द्वारा हम ट्यूब्स को खोल सकते हैं और इन पेशेंट्स को सुखपूर्वक संतान की प्राप्ति करवा सकते हैं। डॉक्टर साहिबा, ऐसा होता है कि 35 वर्ष के बाद जो लोग हैं, महिलाएं जो है प्रेग्नेंट होती हैं, उनके बच्चों में जो है मंद बुद्धिता की जो प्रॉब्लम आ जाती है, समस्या जो सामने आ जाती है, उसका किस तरह से इलाज किया जा सकता है? जी हाँ मीनाक्षी, ये जो सवाल है ये इसकी जो अवेयरनेस है ये फॉरेन कंट्रीज में बहुत ज़्यादा है क्योंकि आजकल समाज का एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो प्रेगनेंसी कर रहा है 36-37 के बाद, बिकॉज औरतें अपने करियर के प्रति बहुत जागरूक हो चुकी हैं और ज़्यादातर औरतें अपने करियर के शिखर पे पहले पहुंचना चाहती हैं और बच्चे बाद में करना चाहती हैं। लेकिन मैं उन सब स्त्रियों को आगाह करना चाहूँगी कि 37 बरस से पहले पहले और प्रेफरेबली 35 बरस की उम्र से पहले पहले 2 बच्चे अगर हो जाए तो दैट विल मेक फॉर ए हैप्पी एंड गुड फैमिली, बिकॉज 35 बरस के ऊपर के अंडे, औरत के अंडे की उतनी ही उम्र होती है जितनी की औरत की होती है और जितनी बड़ी उम्र का अंडा होगा उतना ही मंद बुद्धि बच्चा होने का चांस ज्यादा होगा। मंद बुद्धि बच्चा होने का चांस 37 बरस की ऊपर की औरतों में बहुत ही बढ़ जाता है और 40 के बाद तो जितनी भी औरतें हमारे पास आती हैं हम उन्हें कहते हैं कि आपको अगर बच्चा चाहिए तो हम अंडा दान करना एक अच्छी प्रक्रिया रहेगी। और इस तरह की जो मंद बुद्धि है, लेकिन हमारी समाज की काफी औरतें जो 36-37 की हैं और अपना ही बच्चा चाहती हैं या अपने बच्चे होने की प्रक्रिया में है, वो ये ध्यान रखें कि 15 हफ्ते के करीब वो ट्रिपल टेस्ट नाम का एक खून की जांच जरूर करवाएं ताकि जितने भी मंद बुद्धि बच्चे हैं, डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे हैं बड़ी उम्र के अंडे के कारण, उनको हम डिटेक्ट कर सकें। फॉरेन कंट्री में एक टेस्ट बहुत कॉमनली किया जाता है जिसको हम एमनियोसेंटेसिस कहते हैं, यानी कि बच्चे के आसपास के पानी की जांच, ताकि हम उन मंद बुद्धि बच्चों का पता लगा सकें और समाज में मंद बुद्धिता की परसेंटेज को घटा सकें। लेकिन ये टेस्ट अपने आप में एक रिस्की टेस्ट है और इस टेस्ट के द्वारा भी 250 में से एक पेशेंट का गर्भपात हो जाता है, इसलिए ज्यादातर जो पेशेंट्स हैं वो इन्वेजिव टेस्ट नहीं करवाना चाहते हैं, लेकिन आप 15 हफ्ते पे डाउन सिंड्रोम का पता लगाने के लिए ये जो ट्रिपल टेस्ट है, ट्रिपल मार्कर टेस्ट है, ये करवा सकते हैं। शुक्रिया डॉक्टर साहिबा। तो डॉक्टर साहिबा, जैसे कि आपने बताया कि जो कई महिलाएं होती हैं अपने जो है करियर और प्रोफेशन को लेकर इतनी वो अपने करियर और प्रोफेशन को लेकर इतनी कॉन्शियस होती है कि वो सोचती हैं कि 35 साल के बाद ही अगर प्रेगनेंसी की जाए तो उनके लिए बेहतर होगी। जी हाँ मीनाक्षी, दैट्स अ वेरी इंटेलिजेंट स्टेटमेंट ऑल्सो, बिकॉज मैं ये सोचती हूँ कि हमारे समाज में काफ़ी ऐसा वर्ग है जिसको 2 बातों के बारे में ज्ञान नहीं है। एक तो ये कि जो पेशेंट्स या जो स्त्रियां करियर के लिए बहुत ही जागरूक है या ऐसा सोचती हैं कि किसी भी हाल में वो बच्चा कर ही नहीं सकती हैं 35 से पहले, तो उनके लिए एक फैसिलिटी या एक ज्ञान, आई वुड से कि इन फैसिलिटीज का इस्तेमाल समाज में कम हो तो अच्छा है, लेकिन ये ज्ञान होना कि हम औरत के अंडों को या औरत के बच्चों को हम जमा के रख सकते हैं, यानी कि फ्रोजन अवस्था में या विट्रीफाइड स्टेट में जिसमें कि रिकवरी बच्चे की 80% हो जाती है। तो जवानी में औरत के अंडों को इस्तेमाल करते हुए हम बच्चों को विट्रीफाइड स्टेट में रख सकते हैं और जब उसको बच्चा चाहिए हो वो बच्चों को पिघला के उसके गर्भाशय में रखा जा सकता है। लेकिन इसके बावजूद भी मैं ये कहना चाहूंगी कि टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ना करके रियल लाइफ में सही सही वक्त पे, जैसे कि ईश्वर का हुक्म है, सही वक्त पे बच्चा पैदा करके जीवन की हर तरह की खुशियों को प्राप्त करें। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, आज के हमारे कार्यक्रम में आपने हमारे दर्शकों को इतनी सारी जो है कि अपने स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी पहुंचाई, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे यह जानना चाहूँगी एक आखिरी सवाल कि आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा और आप हमारे इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे दर्शकों को, हमारे व्यूवर्स को क्या संदेश देना चाहेंगे? जी हाँ मीनाक्षी, मैं जब इस प्रोग्राम में आई थी तो यही एक छोटा सा सपना लेके मैं इस प्रोग्राम के लिए आती हूँ
कि कहीं ना कहीं अपने समाज में अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी बहुओं को कोई ऐसा संदेश दे जाएं जो अगर एक बेटी, एक बहू, हमारी एक माँ अगर 10 लोगों को बताए तो उन 10 लोगों का भी समाज में कहीं ना कहीं भला हो जाए। तो दर्शकों, आज हमने डॉक्टर प्रभजोत कौर से जाना बहुत सी जानकारी के बारे में, और मुझे लगता है, उम्मीद है कि आपको ये जानकारी काफ़ी ही आपके लिए अच्छी साबित होंगी यदि आप इनका समय पर इलाज करेंगे, कोई भी समस्या इनका इलाज करेंगे और डॉक्टरी जांच करवाएंगे तो आप भी एक अच्छा स्वास्थ्य पा सकते हैं। और हमारी यही कोशिश रहती है हरदम कि एक अनुभवी चिकित्सक से आपको वो तमाम जानकारी उपलब्ध करवाई जाए जिससे कि आप भी जागरूक हो सकें। तो हम आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, और आगे भी आपसे मुलाकात करेंगे एक नए अनुभवी चिकित्सक के साथ। आप देखते रहिए स्पेस नजर।